जो रेबीज होता है ये क्या होता है, जो रेबीज होता है ना क्या होता है, इट इज वायरल जूनोटिक कम्युनिकेबल डिसीज। जो रेबीज होता है ये वायरल जूनोटिक कम्युनिकेबल डिसीज होता है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि जो जानवरों के द्वारा फैले, उसको जूनोटिक बोलते हैं। ठीक, और ये हमारे अटैक करता है ना, अगर किसी आदमी को रेबीज हो गया तो अटैक करता है ऑन ब्रेन के ऊपर, ये हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करता है रेबीज। और जो रेबीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, रेबीज। जो रेबीज होता है एक वायरस के द्वारा ट्रांसमिट होता है, मतलब ये डॉग के द्वारा ट्रांसमिट होता है। डॉग अगर बाइट करेगा उसके द्वारा ट्रांसमिट होगा कौन, रेबीज। अब रेबीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिट डॉग के द्वारा, और मंकी के द्वारा भी रेबीज हो सकता है, मंकी के द्वारा भी। ठीक, अब बता के मोड ऑफ ट्रांसमिटर, इसके बाद क्या, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज। रेबीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट रेबीज का, रेबीज का जो पॉजिटिव एजेंट है उसको बोलते हैं लाइजा वायरस। लाइजा वायरस, लाइजा वायरस होता है पॉजिटिव एजेंट किस चीज का, रेबीज का। जो लाइजा वायरस होता है ये किस चीज के अंदर ग्रो करता है, मतलब कि ये सिलेवरी ग्लैंड, जो सिलेवरी ग्लैंड होती है ना उसके अंदर ग्रो करता है लाइजा वायरस। अब डॉग है, डॉग की सिलेवरी ग्लैंड के अंदर लाइजा वायरस ग्रो करता है, उसको जो रेबीज वैक्सीन है वो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, लाइजा वायरस का पॉजिटिव एजेंट है। अगर किसी आदमी को लाइजा वायरस हो चुका, मतलब पॉजिटिव एजेंट रेबीज हो चुका लाइजा वायरस के कारण, डॉग ने बाइट किया और बाइट करने के बाद मान लो कि मेरे यहाँ पर डॉग ने बाइट किया और सिलेवरी ग्लैंड से लाइजा वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया, तो जो मेरा हैंड है उसको किस चीज से वॉश करेंगे, अगर लाइजा वायरस का वुंड हो चुका, लाइजा वायरस का जो वुंड होता है, अगर जब लाइजा वायरस एंटर करता है तो वुंड हो गया, तो उस वुंड को किस चीज से वॉश करेंगे, उस चीज को किस चीज से वॉश करेंगे, तो उससे करते हैं रनिंग वाटर विद सोप फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट तक उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और सोप वाटर से करते हैं, मतलब कि रनिंग टैप वाटर। रनिंग टैप वाटर का मतलब कि चलता हुआ पानी, जिस तरीके से कोई प्रेशर वाला, जिसको बोलते हैं प्रेशर पाइप बोलते हैं, तो प्रेशर के पानी से जो रनिंग वो चलता हुआ पानी उससे करते हैं, विद सोप के साथ करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। किस चीज को, लाइजा वायरस के वुंड को। जो लाइजा वायरस होता है वो पॉजिटिव एजेंट होता है किस चीज का, रेबीज वैक्सीन का। अब जो लाइजा वायरस होता है वो क्या होता है, लाइजा वायरस किस चीज, मतलब शेप क्या होती है लाइजा वायरस की, उसकी जो शेप होती है बुलेट शेप का होता है लाइजा वायरस। और जो लाइजा वायरस होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, नहीं लिपिड सोल्यूशन, लिपिड सोल्यूबल। जो लाइजा वायरस होता है वो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होता है, और बुलेट इन शेप का होता है, बुलेट शेप का होता है, जिस तरह बुलेट होती है उस शेप का होता है। और वो किस चीज के अंदर ग्रो करता है, सिलेवरी ग्लैंड के अंदर ग्रो करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, अगर किसी आदमी को लाइजा वायरस हो चुका, रेबीज हो चुका, तो लाइजा वायरस का पॉजिटिव एजेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिट डॉग बाइट के कारण हो सकता है, और जो एक वायरल जूनोटिक बोन डिसीज बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड, कि अगर किसी आदमी को रेबीज हुआ तो कितने टाइम के अंदर उसको साइन एंड सिम्टम शो होंगे, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज के, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, वो वीकली भी हो सकता है, कि वीक में भी आ सकता है, और मंथली भी आ सकता है, वीक टू मंथली। कि वो मंथ में भी देखने को मिल सकता है कि एक मंथ में साइन एंड सिम्टम्स हो, या एक वीक में साइन एंड सिम्टम्स हो, बट जो वो डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन ऑन द साइट एंड डिग्री ऑफ वुंड, के जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज वैक्सीन, रेबीज का, वो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, के मतलब कितना गहरा घाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और साइट, कौन सी साइट पर लाइजा, कौन सी साइट पर वुंड बना है लाइजा का, उसके बेस पे क्या करता है, साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं लाइजा वायरस के, रेबीज वैक्सीन के, रेबीज के
सिम्टम्स जो सो गए, इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, सिम्टम कब सो हो गए, वो मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, बट वो डिपेंड होता है अपॉन द साइट एंड डिग्री ऑफ वुंड, कि कितना गहरा वुंड हुआ है और कौन सी साइट पर वुंड हुआ है। इसके बाद क्या है, अगर किसी आदमी को क्या हो चुका, रेबीज हुआ, डॉग ने बाइट किया, डॉग ने बाइट करने के बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या शो हो गए, साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्टली जो साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो होते हैं अल्टर्ड सेंसोरियम। अल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब होता है कि आदमी क्लियरली सोच भी नहीं पाने का, सोचने में दिक्कत आएगी उसको, ठीक, और उसको फीवर भी देखने को मिलेगा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम देखने को मिलेगा वो मिलेगा लो जो जैक लो या लोक जै। इसका मतलब क्या होता है कि आदमी को अगर किसी आदमी कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद उसका जो सिम्टम्स है मोस्ट इंपोर्टेंट वो लोक जय या जय लोक, इसको बोलते हैं मसल्स रिजिडिटी। मसल्स रिजिडिटी देखने को मिलती है इसमें। इसमें क्या होता है मसल्स रिजिडिटी में कि इसको अगर किसी आदमी की मसल्स रिजिडिटी होगी तो उसमें डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, उसे निगलने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, उसे निगलने में दिक्कत होगी। अगर किसी आदमी के लो जैक होगा तो लो जैक किस कारण होगा, लो जैक किस कारण, मसल रिजिडिटी हुई, मसल रिजिडिटी के कारण उसके अंदर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, कि निगलने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी तो उसका लो जैक मतलब मसूड़ा बंद रहेगा इस तरीके से, लो जैक देखने को। तो इसी तरीके से कि अगर किसी आदमी को रेबीज हो चुका तो उसका जो मेन साइड इफेक्ट है रेबीज वैक्सीन का, साइन एंड सिम्टम लो जैक होता है। इसमें क्या होता है, उसको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया। अब उसको हाइड्रोफोबिया क्यों देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ये बना है कि रेबीज वाले पेशेंट को, जिसको रेबीज हुआ, डॉग बाइट की कुत्ते ने, तो डॉग ने बाइट किया तो उस आदमी को हाइड्रोफोबिया क्यों देखने को मिलता है, इसलिए देखने को मिलता है तो क्योंकि उसके अंदर मसल्स रिजिडिटी होती है, जिस कारण उसको डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग लो जैक देखने को मिलता है, इस कारण उसको हाइड्रोफोबिया होता है, इस कारण उसको निगलने में अगर कोई चीज दिक्कत होगी, उसे पानी भी पिलाएगा आप तो उसको वो भी क्या नाम, उससे डर लगेगा तो उसे मना करेगा पानी, तो उसके लिए हाइड्रोफोबिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर मसल रिजिडिटी हो जाती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज। अब अगर किसी आदमी को साइन एंड सिम्टम्स शो हो गए, इंक्यूबेशन पीरियड भी आ गया, उसका पॉजिटिव एजेंट भी पता लग गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बाद क्या है कि हम किस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं कि इस आदमी को रेबीज हुआ या नहीं, कुत्ते काटने पर उसको रेबीज हुआ या नहीं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है, उसको इवेल्युएट करना, उसको फाइंड आउट करना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। इसमें क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका करते हैं न्यूरॉन बायोप्सी, न्यूरॉन बायोप्सी करके देखते हैं। न्यूरॉन बायोप्सी में क्या देखने को मिलता है, अगर उस पेशेंट की हमने न्यूरॉन बायोप्सी की तो उसमें हमको क्या देखने को मिला, अगर नेग्री बॉडी, अगर उस पेशेंट के अंदर हमको नेग्री बॉडी देखने को मिली तो हम कह सकते हैं कि इसको रेबीज हो चुका। अब नेग्री बॉडी क्या होता है, नेग्री बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो लाइजा वायरस होता है, जो लाइजा वायरस होता है, लाइजा वायरस होता है, इसका न्यूरॉन के अंदर लाइजा वायरस एंटर इन न्यूरॉन्स एंड मेक नूडल्स इन न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड नेग्री बॉडी। उसको बोलते हैं नेग्री बॉडी के लाइजा वायरस के न्यूरॉन के अंदर नूडल्स बनना। मान लो ये लाइजा वायरस है और ये न्यूरॉन है, इसके अंदर इस तरीके से नूडल्स बन के, गांठ से, नूडल्स बोलते हैं गांठ बनना, लाइजा वायरस की गांठ बनना न्यूरॉन्स के अंदर, उसको बोलते हैं नेग्री बॉडी। जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, अगर ट्यूबरकुलोसिस के अंदर लंग्स के अंदर किस चीज के, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के नूडल्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं घोन बॉडी, GOHN, घोन बॉडी। इसी तरीके से अगर ट्यूबर लंग्स के अंदर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्यूबरकुलाई का, टीबी का, उसके नूडल्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं घोन बॉडी। इसी तरीके से अगर लाइजा वायरस के नूडल्स न्यूरॉन के अंदर बन गए उसको बोलते हैं नेग्री बॉडी। तो जब भी हम
रेबीज वैक्सीन, रेबीज का नाम रेबीज होता है किसी को, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, न्यूरॉन की बायोप्सी करते हैं और नेगरी बॉडी देखते हैं कि नेगरी बॉडी बनी या नहीं बनी। अगर बन गई तो कंफर्म कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, रेबीज है, इस पेशेंट को रेबीज है। इसीलिए ये क्या होता है, नेगरी बॉडी है, इसका कन्फर्म न्यूरॉन बायोप्सी कन्फर्मेटिव डायग्नोस्ट होता है, कन्फर्मेटिव, कि इसी तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं, कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो कन्फर्मेटिव क्या है, नेगरी बॉडी, न्यूरॉन बायोप्सी करना, उसमें नेगरी बॉडी देखना। इसके बाद क्या है कि इसका मैनेजमेंट क्या है। अब अगर किसी आदमी को रेबीज हुआ तो उसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं है बेसिकली। इसका जो मोर्टिलिटी रेट है ना, अगर किसी आदमी को एक बार रेबीज हो चुका तो 100% उसकी डेथ निश्चित है। तो इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है ना, मोर्टिलिटी रेट, जिसकी मोर्टिलिटी रेट है वो 100% है, बहुत ही कम चांस है, मतलब 100% मरना ही मरना है कि किसी आदमी को रेबीज होगा। इसी और इसका क्या नाम, केस फर्टिलिटी रेट भी इसकी 100% ही है। केस फर्टिलिटी, केस फर्टिलिटी, केस फर्टिलिटी मतलब सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिलते हैं ना, वो भी रेबीज के देखने को मिलते हैं। रेबीज के केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए केस फर्टिलिटी भी इसकी बहुत है। और मोर्टेलिटी रेट तो इसकी 100% है, क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह है। कोई इसका मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ इसका प्रिवेंशन है, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट है। तो वही बताएंगे प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में कि जो अगर किसी आदमी को रेबीज से बचना है, तो अगर किसी ने डॉग बाइट किसी का डॉग बाइट हो चुका, तो डॉग बाइट होने के बाद उसको क्या नाम के बता दे कि भाई इसके जो मोर्टेलिटी वो 100% है। तो बचने के लिए हम पहले ही प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में, उसको हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन से लगाते हैं, उसके अंदर वैक्सीन लगाते हैं। अगर पेशेंट के डॉग बाइट नहीं हुआ तो ये प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में है। अगर मान लो कि किसी आदमी के कुत्ते ने नहीं काटा, तो उसमें हम जो वैक्सीन लगाएंगे, उसमें हम वैक्सीन लगाएंगे, और वैक्सीन के हम 3 डोज लगाएंगे, 3 डोज वैक्सीन के, उसमें 3 डोज लगेंगे। और जो डे होगा वो 0 डे पे होगा, 7 डेज पे, और 0 और 14 एंड 28 डेज। अगर किसी आदमी के कुत्ते ने नहीं काटा और उसको रेबीज से प्रिवेंट करना है, तो हम उसको पहले ही 3 डोज लगाते हैं, 0 डे पे, 14 डेज पे और 28 डेज पे। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 0.5 ml। इसका जो रूट होता है वो होता है IM रूट से। इसकी जो साइट होती है वो होती है डेल्टोइड मसल्स पे, डेल्टोइड मसल्स, डेल्टोइड मसल्स IM रूट से 0.5 ml, 0 डेज पे, 14 डेज पे और 28 डेज पे। क्या कहते हैं, प्री एक्सपोज, ये कहते हैं प्री एक्सपोज, प्री एक्सपोज से पहले, कि कुत्ते काटने से पहले हम लगाते हैं। अगर किसी आदमी के पोस्ट एक्सपोज के बारे में बात करते हैं, पोस्ट एक्सपोज, अगर किसी आदमी को कुत्ते ने काट लिया पोस्ट एक्सपोज में, उसमें हम 5 डोज लगाते हैं, उसमें 5 डोज लगाते हैं, उसमें टोटल 5 डोज होती है। अब 5 डोज में क्या होगा, कब कब उसके 5 डोज लगे, एक तो लगेगा उसके 0 पे, 3, 7, 14 और 28 डेज। 0 डेज पे लगा के, 3 डेज पे, 7 डेज पे, 14 पे, 28 डेज पे, टोटल 5 डोज लगाते हैं पोस्ट एक्सपोज। अगर मान लो कि मेरे डॉग ने बाइट किया और मुझको पहले कभी वैक्सीन नहीं लगी रेबीज की, डॉग बाइट करने से पहले मुझको कभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ रेबीज का, तो मुझे टोटल 5 डोज लगाएंगे, 0, 3, 7, 14, 28 डेज में। ठीक, अब इसका भी सेम पर्पज यही है कि जो इसका अमाउंट होगा वो भी 0.5 ml होगा, इसका जो रूट होगा वो भी IM रूट होगा, इसकी जो साइट होगी वो भी डेल्टोइड मसल्स पर होगी। ठीक, डेल्टोइड मसल्स पर होगी। अब बात करते हैं, अगर किसी आदमी के प्री एक्सपोज भी हुआ है, मतलब एक, यहां पर देखते हैं, इसमें क्या है, हमने बताया कि अगर किसी आदमी के रेबीज की वैक्सीन लगानी है, रेबीज की वैक्सीन के 2 प्रोसेस है। अगर एक भी बार
उसके कुत्ते ने नहीं काटा, डॉग अगर कुत्ते ने नहीं काटा तो 3 डोज लगेगी उसके 0, 14, 28 डेज पे डेल्टोइड मसल पे IM रूट से IM से डेल्टोइड मसल पे और 0.5 ml। इसी तरीके से अगर कुत्ते ने काट लिया, मान लो कि मेरे कुत्ते ने काट लिया और मुझको पहले कभी वैक्सीन नहीं लगी, तो टोटल 5 डोज लगेगी, 0 पे, 3 पे, 7 पे, 14 पे, 28 डेज पे। ठीक, अमॉइड 0.5 ml रूट IM और डेल्टोइड मसल पर लगी। इसी तरीके से अगर मेरे वैक्सीन पहले लगी हुई है, मैं प्री एक्सपोज से पहले, कुत्ते काटने से पहले मेरे पहले वैक्सीन लगी और फिर मेरे कुत्ते ने काट लिया, आज मेरे वैक्सीन लगी, आज के 5 साल बाद मेरे कुत्ते ने बाइट कर लिया, तो उसके बाद मुझको कैसी कितनी वैक्सीन लगेगी, उसमें मुझको सिर्फ 2 वैक्सीन लगेगी। मान लो पोस्ट एक्सपोज ऑफ डॉग के मेरे कुत्ते ने काट लिया और पहले भी मैं वैक्सीन हो चुका, मैं फुल्ली वैक्सीन हूं पहले की जबकि वैक्सीन था, तो उसमें जो कितने डोज लगेगी, उसमें सिर्फ ओनली 2 डोज लगेगी। एक तो 3 डेज पर डोज लगेगी और मतलब 0 पे लगेगी, और एक लगेगी 3 डे पे, उसके सिर्फ 2 डोज लगेगी, एक 0 डे पे और एक 3 डे पे। जब लगेगी ये, जब मेरे पहले ही मैं फुल्ली वैक्सीन हूँ, रेबीज वैक्सीन मेरे प्रीवियसली फुल लगी हुई है, उसके बाद मेरे कुत्ते ने काट दिया, उसके बाद मेरे एक तो 0 डे पे लगेगी और एक 3 डेज पे लगेगी। सेम वही होगा, इसका अमाउंट भी 0.5 ml होगा, 0.5 ml होगा। इसका जो रूट होगा वो IM रूट होगा और उसकी जो साइट होगी वो डेल्टोइड मसल्स होगी, वो डेल्टोइड मसल्स होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर कुत्ते ने काट लिया, मान लो यहां पर देखते हैं पोस्ट एक्सपोज के बाद कि मेरे एक भी बार वैक्सीन नहीं लगी, सपोज करो मेरे एक भी बार वैक्सीन नहीं लगी रेबीज और मेरे कुत्ते ने काट लिया, तो जो 5 वैक्सीन लगाया गया, तो 5 वैक्सीन 0 पे, 3 पे, 7 पे, 14 पे, 28 पे 5 वैक्सीन लगी। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एक रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, तो एकदम इफेक्ट दिखेगा। इसमें तो बनने में टाइम लगेगा, इसमें तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा, जब हम 0 पे देंगे, 3 पे देंगे, 7 पे देंगे, 14 पे देंगे, 28 पे देंगे, तो वो इसी तरीके से अगर हम एक भी बार मेरे क्या नाम वैक्सीन नहीं लगी और मेरे डॉग ने बाइट कर लिया, तो उसके फर्स्ट डोज के बाद विदिन 7 डेज के अंदर हम इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं, उसमें हम इम्यूनोग्लोबिन विदिन 7 डेज के अंदर देते हैं। ठीक, तो यही आपका कंप्लीट हुआ रेबीज वैक्सीन के बारे में। रेबीज क्या है, रेबीज एक वायरल जूनोटिक कम्युनिकेबल डिसीज होती है और ये हमारे ब्रेन पर अटैक करती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो लाइजा वायरस होता है, जो लाइजा वायरस होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है और बुलेटिन शेप का होता है। जो लाइजा वायरस होता है वो ग्रो करता है डॉग की सिलेवरी ग्लैंड के अंदर, जो डॉग होता है उसकी सिलेवरी ग्लैंड के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। जिस तरीके से डॉग ने बाइट किया, बाइट करने के बाद उसकी सिलेवरी ग्लैंड रैप्चर हुई और मेरी ब्लड वेसल्स भी रैप्चर हुई, और मेरे बाइट करने पे उसने क्या नाम, जो उसका लाइजा वायरस है मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसके कारण मुझको रेबीज होगा। उसके अगर उसका सिलेवरी ग्लैंड, मान लो कि उसका सलाइवा, उसके सलाइवे में पाया जाता है लाइजा वायरस, अगर डॉग का सलाइवा मेरे सिर्फ बॉडी पर लग गया तो मुझे कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं। ठीक, मुझे कोई भी वैक्सीन की जरूरत नहीं। अगर मान लो कि मेरे अंदर उसने बाइट किया और बाइट करने के बाद मुझसे ब्लीड नहीं हुई, मेरे अंदर कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिली, मेरे अंदर कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिली, उसमें भी हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि लगवानी है, बट उसमें लगा सकते हैं, तो आपके लिए सेफ रहेगा वो। क्यों, क्योंकि बाई चांस कभी कभी वुड में वो रैप्चर होकर चला जाए, बाई चांस मतलब हमको पता ना लगे ब्लीड हुआ या नहीं हुआ, हमको पता लगा कि ब्लीड नहीं हुआ, बट समटाइम चला जाता है उसका लाइजा वायरस, इसलिए रेबीज भी हो सकता है। अगर एक बार बाइट कर लिया और ब्लड वेसल आपकी भी रैप्चर हो गई, आपकी ब्लड वेसल रैप्चर हो गई, तो 100% आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, चाहे आप वैक्सीन फुल्ली वैक्सीन हो या नहीं हो। अगर होएगे तो उसमें क्या है, 2 डोज है, एक 0 पे एक 3 पे, अगर नहीं है तो 5 डोज है और इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं साथ में। ठीक, इसका इंक्यूबेशन हमने बताया आपको, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है लाइजा वायरस का नाम रेबीज का, इसका इंक्यूबेशन वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू साइट के, मतलब कितना गहरा घाव है और कौन सी साइट पर घाव है, ये हमारे ब्रेन पर अटैक करता है। अगर मान लो सपोज करो कि मेरे हैंड पे बाइट करा, डॉग ने मेरे हैंड पर बाइट करा और एक आदमी हो रहा है उसके गर्दन पर बाइट करा यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो रिस्क रहेगा मरने का वो उस आदमी को रहेगा, क्योंकि ब्रेन पर अटैक करता है सबसे ज्यादा ये। तो यहाँ पर, यहाँ से ये वायरस यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, ब्रेन तक आने में। इसीलिए जो सबसे अफेक्टेड होता है ना वो साइट, मतलब कि जो ज्यादा रिस्क रहता है वो
उस वाले पेशेंट को रिस्क रहता है वो ब्रेन की साइट वाले पेशेंट को, जिसके नजदीक जो ब्रेन है, अगर ब्रेन के नजदीक साइट पे कुत्ते ने बाइट किया, मेरे यहाँ पर बाइट किया, तो मुझे ज्यादा रिस्क रहेगा मरने का। अगर यहाँ पर रहा, मान लो मैं यहाँ, तो यहाँ बाइट करने पे 10 दिन के अंदर मरा और यहाँ बाइट करने पे 1 दिन के अंदर मरा। क्यों मर रहा? क्योंकि लाइजा वायरस सीधा ब्रेन पर अटैक करता है और वो तो यहाँ से ब्रेन तक जाने में उसको कम समय लगेगा और यहाँ से ब्रेन तक जाने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसी तरीके से जो लाइजा वायरस होता है वो ब्रेन पर अटैक करता है और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिपेंड होता है साइट के ऊपर, और एक तो साइट के ऊपर रहेगा और एक डिग्री कितना गहरा वुंड लगा हुआ है। इसका जो साइड इफेक्ट मतलब साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या है? साइन एंड सिम्टम जैक लो, और इसका अल्टर्ड सेंसोरियम और फीवर भी देखने को मिलता है। जैक लो का मतलब क्या है कि जब भी काटेगा तो मसल्स रिजिडिटी होगी और डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। जैक लो का मतलब है कि जुबाड़ा बंद हो गया इससे, ठीक। तो इसमें क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, निगलने में दिक्कत होगी। जब भी आप उसको पानी पिलाएंगे ना, जब भी आप उसको पानी, तो उसको निगलने में दिक्कत है। अब उसको एक क्वेश्चन ये बना कि हाइड्रोफोबिया क्यों देखने को मिलता है रेबीज वाले पेशेंट को? वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर मसल रिजिडिटी पैदा हो जाती है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वो निगलने में उसको दिक्कत होती है, कुछ भी चीज उसको निगलनी नहीं आती, स्वेलो नहीं कर सकता वो, इसीलिए उसको लो जैक देखने को मिलेगा। इसीलिए वो पानी से डरेगा, क्योंकि पानी पिलाएगा तो पानी को स्वेलिंग करना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, तो पानी से इसलिए डरता है क्योंकि उसे निगलने में दिक्कत होती है। निगलने में क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उसका लो जैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मसल रिजिडिटी देखने को मिलते हैं और मसल रिजिडिटी देखने को मिलते हैं डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक। यही होता है इसका साइन एंड सिम्टम। इसके बाद डायग्नोज क्या होता है? डायग्नोज में देखते हैं हम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में न्यूरॉन की बायोप्सी करते हैं, उसमें नेगरी बॉडी देखने को। नेगरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि लाइजा वायरस होता है, उसके नूडल्स, लाइजा वायरस के नूडल्स किस चीज के अंदर? न्यूरॉन के अंदर बनना, उसको बोलते हैं नेगरी बॉडी। इसी तरीके से अगर ट्यूबरकुलोसिस के अंदर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के नूडल्स लंग्स के अंदर बन रहे हैं, उसको घोन बॉडी बोलते हैं, और लाइजा वायरस के नूडल्स न्यूरॉन के अंदर में उसको नेगरी बॉडी देते हैं। तो नेगरी बॉडी अगर देखने को मिली तो कंफर्मेटिव डायग्नोस हो चुका कि आपको रेबीज हो चुका। इसका जो मैनेजमेंट है, कोई भी इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। इसको जो मोटिलिटी रेट है वो 100% है, और ज्यादातर केस भी देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी रेट भी, इसका फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा देखने को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काट लेते हैं कुत्ते। तो इसी तरीके से जो इसका मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस मैनेजमेंट है। प्रोफाइलेक्सिस में मतलब कि 2 तरीके से वैक्सीन देते हैं उसको। कुत्ते काटने से पहले 3 डोज होती है, 0, 14 और 28, और कुत्ता काटने के बाद 5 डोज होती है, 0, 3, 7, 14, 28। इसी तरीके से एक यहाँ पर बना कि हमने बताया अगर आपके डॉग ने बाइट कर लिया तो उसमें 5 डोज देंगे, 5 डोज देंगे वो IM रूट से देंगे। जो 5 डोज देंगे वो IM रूट से देंगे। अगर मान लो ID रूट से उसको डोज देनी है, उसके वैक्सीन क्या नाम, डॉग ने बाइट कर लिया और वो पहले ही वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसको 4 डोज भी दे सकते हैं। अगर ID रूट से देंगे ना, ID से, तो उसको 4 डोज रहेंगे, 0, 3, 7 और उसको देंगे 28 डेज पे, उसको 4 डोज देंगे। सेम वही है अमाउंट, 0.5 ml ID रूट से देंगे और डेल्टोइड मसल्स पर देंगे, डेल्टोइड मसल्स पर देंगे। अब ये बताया गया कि 4 डोज क्यों देते हैं, ID रूट से दे रहे तो 4 डोज क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि जहां पर के जो कम्युनिटी वगैरह होती है वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं इस चीज के। गाँवों में बहुत सारे जो विलेज होते हैं वहां पर बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं रेबीज के, इसीलिए वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी कि वहां पर किस तरीके से, जिस तरीके मान लो 100 केस है, मान लो कि भाई रेबीज के 100 केस आए और वहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर है वो सिर्फ 2 है, तो 50 को हैंडल 1 करेगा, तो वहां पर मतलब कि ज्यादा रेट है, ज्यादा रेबीज के केस है, इसीलिए वहां पर IM रूट्स, ID रूट से भी दे सकते हैं वैक्सीन को। ID रूट से सिर्फ हमारी हो जाएगी कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं ना वो सिर्फ कम डोज देंगे, उसकी जो वैक्सीन की डोज दे रहे हैं वो कम देंगे। अगर IM से देखे तो 5 देनी पड़ रही है और ID से देखे तो 4 डोज देनी पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ID से हम रेबीज वैक्सीन ID रूट से दे तो कितनी डोज होती है और IM रूट से कितनी डोज होती है? IM रूट से 5 होती है और ID रूट से 4 डोज होती है, ठीक। यही आपका कंप्लीट हुआ क्या नाम, रेबीज और रेबीज वैक्सीन के बारे में। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई आपका अदर टॉपिक भी हो तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।